नमः संस्कृताय। मैं दीपक तिवारी एक्सीलेंट संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्वाभिमान संस्कृत और संस्कृति में निहित है। एक्सीलेंट संस्कृत क्लासेस के आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत सामान्य पाठ्यपुस्तक दूरवा। पाठ्यपुस्तक दूरवा का आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है न्यग्रोध वृक्षः, जिसका अर्थ होता है बरगद का वृक्ष अथवा बरगद का पेड़। आइए तो पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति, अर्थात प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम, अर्थात प्रकृति का असंतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परि आवरणम् इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति, अर्थात पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दोनों पदों के सम्मेलन से बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्, अर्थात हमारे चारों ओर परितः अर्थात चारों ओर स्थितम चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुखा समस्या, अर्थात पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्यैव एषा कथा प्रस्तुतास्ति। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर यह कथा प्रस्तुत है। आइए अब हम पढ़े हुए पाठ में संधियां देखेंगे। प्रथम है इत्तनयोः। इस पद में इति अनयोः, यहाँ पर संधि हुई है यण संधि। द्वितीय पद है अस्यार्थः, अस्य द्वितीय पद है अर्थः, यहाँ पर हुई है दीर्घ संधि। तृतीय पद है पर्यावरणम, यहाँ पर संधि होगी परि आवरणम पर्यावरणम, यहाँ पर यण संधि हुई है। चतुर्थ पद है इत्यस्य, इति अस्य इत्यस्य, यहाँ भी यण संधि हुई है। इसके बाद हम आते हैं प्राचीन कालाद एव, यहाँ पर दो पद हैं प्राचीन कालात, द्वितीय है एव, यहाँ पर सबको मिलाकर बनता है प्राचीन कालाद एव, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। अग्रिम पद है अवलंबैव, अवलंब्य एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। इसके उपरांत आता है प्रस्तुतास्ति, जो अंतिम शब्द है, अंतिम पद है प्रस्तुत अस्ति, प्रस्तुतास्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। अब हम इसमें देखेंगे अव्यय। एव परि इत्तनयोः में इति परितः एव अपि तु कालाद एव में एव प्रति अत्र। इस गद्यांश में अभी हमने देखा संधि और अव्यय।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ में। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष था। सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्य बहूपकारकः आसीत्। अर्थात वह वृक्ष पशु पक्षियों, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिकाः अर्थात राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन, पाथेयम रास्ते का भोजन, भक्षयित्वा खाकर, मार्गायासम अर्थात रास्ते की थकान, परिहरन्ति स्म अपनी थकान को उतारते थे। कहने का तात्पर्य है कि राहगीर उस बरगद के वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थं वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। अर्थात पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी भी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। नीडानी, नीडानी अर्थात घोंसले। सर्पाश्च तत्रत्येषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। एवं सः वृक्षः सर्वप्रियः, सर्वहितः, सर्वापेक्षितः च आसीत्। अर्थात सांप उसके बिलों में वास करते थे। उसके बिलों में से तात्पर्य है तत्रत्येषु, वहीं पर उसी वृक्ष के नीचे जो बिल बनाए गए थे सांप के द्वारा, उसी वृक्ष के नीचे वहाँ पर वह सांप वास किया करते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सभी के लिए प्रिय था, सभी का कल्याण करने वाला, सभी प्राणियों के द्वारा सम्मान पाने वाला, चाहा जाने वाला था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद वृक्ष की शाखा में एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्, हे बान्धव श्रूयतां मे वचः। अर्थात किसी दिन वह कौआ कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया, हे भाइयों मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते। कहा उसने कि मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा वृक्ष है, ऐसा उसने कहा। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्। इस प्रकार कौवे की आवाज क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी, अर्थात वह बहुत जोर जोर से यह बात सबसे बोल रहा था। आइए अब पढ़े हुए इस गद्यांश में हम संधियों का अन्वेषण करेंगे, उसके उपरांत अव्ययों का और प्रत्ययों का अन्वेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले संधियों का अन्वेषण। बहुपकारकः, बहु उपकारकः,
बहुपकारकः, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। छायार्थम, छाया अर्थम, छायार्थम, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। उसके बाद आते हैं सर्पाश्च, सर्पाः च, यहाँ पर विसर्ग संधि है। सर्वापेक्षितः, सर्व अपेक्षितः, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। वसन्नासीत्, वसन आसीत, यहाँ भी दीर्घ संधि है। इतस्ततः, इतः ततः, इतस्ततः विसर्ग संधि। अस्योपरि, अस्य उपरि, यहाँ पर गुण संधि है। ममैव, मम एव, ममैव, यहाँ वृद्धि संधि है। आइए अब हम यहाँ पर इस गद्यांश में अव्ययों का अन्वेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश में अव्यय, प्रथम पंक्ति में चा, द्वितीय पंक्ति में अपि, तृतीय पंक्ति में सर्पाश्च में चा, एवं, पंचम पंक्ति में चा। इसके बाद नीचे आइए तो यहाँ लिखा हुआ है उच्चैः, अतः, ममैव में एव, इति, यह यहाँ पर अव्यय हैं। इसके उपरांत अब हम गद्यांश में प्रत्ययों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश में प्रत्ययों का अन्वेषण। प्रथम पद है भक्षयित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। इस उपरांत है विरच्य, विरच्य में ल्यप प्रत्यय है। और तीसरा है यहाँ पर दृष्ट्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है, उसी प्रकार ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके ही होता है। दूर्वा का यह द्वितीय पाठ का प्रथम भाग आज हम यही समाप्त करते हैं। अग्रिम भाग मैं शीघ्र ही लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।